बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और अपनी वही सीरीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, उसका लेक्चर नंबर 3 के साथ आज मैं हाज़िर हुआ हूं। ठीक है, पिछली वीडियो की तरह लेक्चर नंबर 3 जो है वो कॉन्टीन्यूटी है लेक्चर नंबर 2 की। जैसे कि लेक्चर नंबर 2 जो था वो कॉन्टीन्यूटी था लेक्चर नंबर 1 का। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 2 में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, पहले हम उसकी ज़रा एक समरी देखते हैं कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं। मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट्स ऑफ वोकेबलरी जो है उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली वो 8 होते हैं। एक डिटर्मिनर होता है जिसको आर्टिकल कहते हो, मिल के सारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। ठीक, नंबर 2 फिर हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि दुनिया का हम कोई भी फ़िक्रा बनाएं तो उसमें जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं वो 9 फैमिलीज़ में से आते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। और जो स्ट्रक्चर है वो 8 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। उसमें 3 मेन एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और 5 एक्सटेंशंस हैं, प्लेस, मैनर, रीज़न, टाइम और एमपीएस। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कितनी शक्लों में आ सकते हैं। तो हमने देखा कि ये एलिमेंट्स 3 शक्लों में आ सकते थे, वर्ड की शक्ल में, फ्रेज़ की शक्ल में और क्लॉज की शक्ल में। ठीक है, यानी लफ्ज़ की शक्ल में भी हो सकता है, फ्रेज़ भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। ठीक, फिर हमने ये देखा था कि जो क्लॉजेज़ होते हैं, क्लॉज और फ्रेज़ में क्या फ़र्क था। फ्रेज़ वो है जिसमें वर्ब नहीं होता, क्लॉज वो होता है जिसमें वर्ब होता है। तो जो क्लॉजेज़ थे वो कितनी किस्म के थे, फिर हमने देखा वो भी 2 किस्म के थे। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो मुकम्मल मायने दे, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नामुकम्मल मायने दे। ठीक है, और उसको सपोर्ट करे। और चौथी और आखिरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस क्या होती है। और हमने देखा कि 4 किस्म के जुमले होते हैं। एक होते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, अब ये चीज़ें थी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जो स्टूडेंट फ़र्ज़ करे इस वीडियो को अगर स्टार्ट कर रहा है तो वो ये लेक्चर नंबर 3 है तो लेक्चर नंबर 1 और 2 को भी ज़रूर देखें। जब आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो ये कॉन्टीन्यूटी बनती जाएगी। अगर लेक्चर नंबर 4 आएगा, अब एक बच्चा लेक्चर नंबर 4 देखेगा तो 4 में बहुत चीज़ें मुकम्मल होंगी, लेकिन फिर भी पिछली जो है एक कॉन्टीन्यूटी के लिए जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। ठीक, आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर जो है वो है फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस, फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के, या फॉर्मेटिव टाइप्स भी आप कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह, टाइप्स भी कह सकते हैं, फॉर्मेटिव टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस। अब फॉर्मेटिव टाइप्स हैं यानी जो फॉर्म्स जो टेंसेस में यूज़ होती। तो हमने देखा कि 3 इसकी फॉर्मेटिव टाइप्स थी जिनका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था। एक सिंपल फ़िक्रे यानी टेंस की ज़बान में हम जिनको सिंपल फ़िक्रे कहते हैं, एक एक्टिव फ़िक्रे और एक पैसिव फ़िक्रे। ये 3 वो फ़िक्रे हैं आज जिनको हमने डिस्कस करना है। आज इनमें से हम इनका क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। सिंपल किनको कहा जाता है, एक्टिव किनको कहा जाता है, पैसिव किनको कहा जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये इंग्लिश में यूज़ कैसे होते हैं, इनका यूजेज क्या है इंग्लिश में। ठीक है, तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि इनका फार्मूला क्या होता है। मैंने आपको कहा था मैं आपको इंग्लिश जो पढ़ाऊँगा वो फार्मूले की शक्ल में, ग्रामर इंग्लिश मैथ की तरह होगी, केमिस्ट्री की तरह होगी, फिज़िक्स की तरह होगी। ठीक, चौथी चीज़ मैंने कहा था कि हम देखेंगे कि इनको इकट्ठा, हाउ टू यूज़ देम टुगेदर, यानी हम एक फ़िक्रा जब हम बनाते हैं क्या वो सिर्फ एक्टिव होता है, क्या वो सिर्फ सिंपल होता है, क्या वो सिर्फ पैसिव होता है, या वो इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक, और जैसे मैंने आपको पीछे भी कहा था, दुनिया का कोई फ़िक्रा, करोड़ हा अरब हा फ़िक्रे जो दुनिया में लिखे गए हैं वो या एक्टिव हैं या पैसिव हैं या सिंपल हैं या इन तीनों का कम्बिनेशन। सो इस कम्बिनेशन को हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। ठीक, ये हम देखेंगे।
और डिटेल, ये देखिए जितनी बच्चों में बातें बता रहा हूँ इन सब की डिटेल आगे हमने पढ़नी है, टेंसेस में इस्तेमाल पढ़ना है डिटेल के साथ। इधर अभी हम, ये हमारे बेसिक लेक्चर्स हैं, अभी हम बेस अपने ठीक करें। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि ये जब हो जाएगा तो समझो हमारी 20 चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। वो 20 चीज़ें क्या हैं जिनसे इंग्लिश बननी है? दुनिया का कोई फ़िक्रा बना लें, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मदद ले लें। दुनिया का कोई फ़िक्रा बनाएं, 8 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर के आएंगे। 9 और 8 कितने हो गए? 17। और दुनिया का कोई फ़िक्रा आप बना लें, वो यहाँ एक्टिव होगा, यहाँ पैसिव होगा, यहाँ सिंपल होगा, चौथी कोई शक्ल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 और 8 17 और 3 20। आज वो 20 मुकम्मल हो गए। और आखिरी चीज़ आज के लेक्चर की हम देखेंगे कि फ़िक्रे जो हैं अगर वो एक्टिव, ये भी डिटेल टेंस में पढ़ेंगे लेकिन इनकी सिर्फ बेस देखेंगे कि अगर एक एक्टिव फ़िक्रे को पैसिव करना हो या पैसिव को एक्टिव करना हो तो क्या फार्मूला हम इस्तेमाल करें। देखिए ज़ोर है फार्मूले पर। मैंने आपको बार बार ये चीज़ कहा है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो साइंस की तरह आपने पढ़ना है। इसलिए बच्चों, जिन बच्चों ने, ये तो मैंने आपको एक दी, जिन बच्चों ने ये लेक्चर्स नहीं सुने हुए पिछले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले लेक्चर्स को सुने ताकि आपकी एक कॉन्टीन्यूटी बने। दीज आर गोल्डन वर्ड्स बच्चों, ये चीज़ें वो हैं जो आपकी सारी ज़िंदगी काम आएंगी। और जब मैं बच्चे कह रहा हूँ तो मैंने कहा मैट्रिक लेवल से लेके इवन जो टीचर्स, न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा देंगी। जब आप क्लास में जाते हो, पढ़ाते हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाओगे। ठीक, तो सबसे पहले फिर हम देखते हैं कि सिंपल फ़िक्रे हम किन को कहते हैं। ठीक है, जनरली हमने पीछे पढ़ लिया था, अब हम उसको ज़रा थोड़ा तवज्जो के साथ, थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि सिंपल फ़िक्रे वो होते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ सेंटेंस इन विच समथिंग इज़ टोल्ड अबाउट अ सब्जेक्ट, कि ऐसा फ़िक्रा जिसमें किसी सब्जेक्ट के बारे में, और जब मैं यहाँ सब्जेक्ट कह रहा हूँ तो ये वही इंग्लिश लैंग्वेज वाला जिसकी बात हो रही है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये एक एक्टिव फ़िक्रा है, सॉरी सिंपल फ़िक्रा है। क्योंकि और इसकी पहचान क्या है कि इसमें वर्ब नहीं होगा, वर्ब ऑफ एक्शन। वैसे तो मैंने आपको क्या कहा था, दुनिया का कोई ऐसा फ़िक्रा नहीं बन सकता इसमें वर्ब ना हो, लेकिन वर्ब ऑफ एक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये क्या काम करता है? ये 3 चीज़ें हमें बताते हैं। सो इसमें एक्शन कोई नहीं होगा, फिर क्या होगा? इसमें या आइडेंटिटी बताई जाएगी, नंबर 1, पोजेशन बताई जाएगी, यानी आइडेंटिटी यानी पहचान, पोजेशन यानी मलकियत, और इसमें किसी की हालत बयान की जाएगी यानी स्टेट। सो ये इनका काम है। आप कोई भी फ़िक्रा बोलेंगे सिंपल का, वो इन तीनों में से कोई एक काम कर रहा होगा। कोई भी फ़िक्रा बोले, आई एम ए टीचर, तो यहाँ मेरी आइडेंटिटी बताई जा रही है। आई हैव मैनी कार्स, ये मेरी पोजेशन बताई जा रही है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये मेरी हालत बताई जा रही है। ठीक, उसके बाद आते हैं इसका फार्मूला, कि फार्मूला इसका क्या है। जो सिंपल फ़िक्रे होते हैं बच्चों, देखिए फार्मूले के एलिमेंट्स वही 8 हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और 5 एक्सटेंशन पी, एम, आर, टी और एम पी एस। जो सिंपल फ़िक्रे होते हैं इनमें चूँकि वर्ब ऑफ एक्शन नहीं होता, तो इनमें सबसे पहले क्या आता है? हमेशा सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जो जिसकी बात हो रही। सब्जेक्ट वो है जिसकी बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है। ठीक, अब उसकी क्या बात हो रही है? वो प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा? लिंकिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा? लिंकिंग वर्ब। अब बच्चे सोचते होंगे कि ये लिंकिंग वर्ब क्या है। देखिए, ये जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, ऑक्सिलरीज, इंग्लिश में इनको कहते हैं ऑक्सिलरीज। ये जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज, वर, शेल, विल, बी, बिन, बीइंग, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, शेल, विल, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सारे के सारे पूरी एक फैमिली है। इन्हीं अल्फाज को लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, इन्हीं अल्फाज को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है।
अब फ़र्क क्या हुआ, जब ये अल्फाज ये सारे के सारे एक सिंपल के फ़िक्रे में आते हैं जहाँ कोई एक्शन नहीं होता, तो हम इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। फिर ध्यान से सुनो बच्चों, जब ये सारे के सारे मतलब इज़ामार हो गया, वॉज वर हो गया, कोई भी होगा जितने मैंने बोले हैं, जब ये सिंपल के फ़िक्रे में आए तो इनको लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। जब ये एक्टिव या पैसिव में आए जिनमें एक्शन होगा तो इनको हेल्पिंग वर्ब्स, तब इनको हम लिंकिंग वर्ब्स नहीं कहेंगे। तो साबित क्या हुआ कि लिंकिंग वर्ब सिर्फ नाम है, एक पहचान रखी हुई है कि जी सिंपल में आया। मतलब मिसाल देखो ना, मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, अब यहाँ एम आया तो इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ अमल आ गया, एक्शन आ गया, यहाँ भी ये एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो सिंपल के फ़िक्रे वो होते हैं बच्चों जिनमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है, जो बात हो रही है, काम का यहाँ कोई जिक्र नहीं आएगा। और उसके बाद अगर कोई लंबा फिक्रा होगा तो एक्सटेंशन आ जाएगी। ठीक, मिसाल इसकी देखते हैं, मसलन आई एम अ टीचर। अब इस फिक्रे में को अगर आप तोड़ें तो आई इसमें क्या बना, सब्जेक्ट, जिसकी बात हो रही, काम नहीं कर रहा, उसकी बात हो रही है, इसमें आइडेंटिटी, पहचान बताई जा रही। तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, एम क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब, टीचर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यानी जो बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट, जो बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट, और जो लिंकिंग वर्ब है वो इसमें क्या यूज़ हुआ, एम। और ये बता क्या रहा है, ये हमें बता रहा है पहचान। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, पोजेशन बताई जा रही, फिर कोई काम नहीं है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, हैव क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब, कार क्या हुई, ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह आई एम वेरी हैप्पी, आई ये क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, एम क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब, और वेरी हैप्पी क्या हुआ, ये स्टेट, ऑब्जेक्ट। ठीक, सो याद रखो सिंपल के फिक्रे हमेशा हमेशा, एक हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, वो और चीज़ है, वो एक्शन है, वो मैं टेंस में पढ़ाऊंगा आपको। जब हम सिंपल का फिक्रा बोलते हैं, फॉर्मेशन में सिंपल का फिक्रा बोलते हैं, फॉर्मेटिव एलिमेंट के तौर पे या फॉर्मेटिव टाइप के तौर पे लेते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि वो फिक्रा जिनमें कोई काम ना हो। ठीक, ये पहचान आपने याद रखनी है। अब 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नंबर 2 क्यों इस्तेमाल होता है, 3 मकसद के लिए, पहचान बताने के लिए, मलकियत बताने के लिए, हालत बताने के लिए, नंबर 3 फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, और इस्तेमाल 4 मिसालें आपको बता दी। ठीक, सो बच्चों ये थे सिंपल के फ़िक्रे। आगे इनका डिटेल में इस्तेमाल, ये जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इनका डिटेल में आगे इस्तेमाल जो है वो आएगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं कि एक्टिव फ़िक्रे को। अब देखो, जब मैं एक्टिव या पैसिव का लफ्ज़ बोलूँगा, मैंने पहले कह दिया दुनिया का कोई फ़िक्रा आप बनाएं, दुनिया का, वो या एक्टिव होगा, वो या पैसिव होगा, वो या सिंपल होगा। साबित हुआ अगर हम इन तीनों की पहचान हो जाए तो दुनिया के हर फ़िक्रे की हमें पहचान होगी। सो इंग्लिश इतनी भी मुश्किल नहीं है कि अगर हम इन चीज़ों को गौर से देखें तो ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी बस ये कि फोकस होना चाहिए, बड़ा टेक्निकली हम इन चीज़ों को देखें। एक्टिव फ़िक्रे, फिर वही सबसे पहले डेफिनेशन, एक्टिव फ़िक्रा किस हो। अब जब मैं एक्टिव कहूँगा तो एक्शन, वर्ब का इस्तेमाल, अमल, यानी अ सेंटेंस इन विच वी टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी ऐसा जुमला जिसमें हम किसकी बात कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट की। और यहाँ सब्जेक्ट के दोनों मायने लेंगे, जिसकी बात हो रही है या जो काम कर रहा। और पिछले लेक्चर में हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट ढूंढना हो तो वर्ब से पूछेंगे कौन। ठीक, वी टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट हु इज डूइंग समथिंग, यानी यहाँ बात सब्जेक्ट की हो रही है और वो कुछ कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा, करता है, मतलब अमल होगा। ठीक, तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन में ये बात तो साबित हो गई कि दुनिया का हर एक्टिव फ़िक्रा वो होगा जिसमें बात सब्जेक्ट की होगी और वो कुछ कर रहा होगा। ठीक,
किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? कहता है इट इज जनरली यूज टू शो दैट द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, कि यहां एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? एक सब्जेक्ट है, एक फाइल है जो काम कर रहा है। ठीक, फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले कोई भी टेंस हो, पहले कोई दुनिया का फिक्रा हो एक्टिव का, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एक वर्ब आएगा, कभी कभी वर्ब दो भी हो सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। और जब मैं वर्ब कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एक्शन। जब मैं वर्ब कह रहा हूँ तो इसका मतलब है एक्शन, अमल। ठीक, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जिस पर काम किया जाए। चूँकि इसमें काम आ गया ना। अब पिछले लेक्चर में आपको बताया था अगर हमने सब्जेक्ट देखना हो तो हम वर्ब से पूछेंगे कौन। ठीक है, तो हमें मिलेगा सब्जेक्ट। वर्ब से पूछेंगे क्या, किससे, किसको, तो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब चाहे वर्ब अकेला आए या एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, अब यहाँ लिंकिंग वर्ब का वर्ड नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ जाए तो हम कहेंगे ये इसका मेन वर्ब है और उसका ये एक्शन है उसका। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर उसी तरह एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस जो हैं देखें, PMRT, मैंने कहा था एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा आगे चल के कि इनको कहाँ थोड़ा बहुत बदलते हैं। अभी हम चूँकि बेस अपनी ठीक कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये किस किस जगह पर ये इनको बेसिकली कहाँ आना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अमजद प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अमजद प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अब किसकी बात हो रही है? अगर बात देखें तो अमजद की। अच्छा जी, हमें नहीं पता तो हम वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब क्या है? अमजद रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। वर्ब क्या है? खेलता है। कौन खेलता है? अमजद। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट आया अमजद, वर्ब आया खेलता है, अकेला वर्ब आया क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। टेंस आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों प्रेजेंट डेफिनेट का है। और क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंशन इसमें क्या आया? कब खेलता है। यानी प्लेस कोई नहीं, मैनर कोई नहीं, रीज़न कोई नहीं, सिर्फ टाइम है। कब खेलता है? एवरी डे। तो फिक्रा बन गया अमजद प्लेज क्रिकेट एवरी डे। इसी तरह आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो। अब देखो ना, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो। अब इसमें देखो, इसको फिक्रे को अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फिक्रा है। इसमें देखें सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। देखो ना, वर्ब क्या है? जा रहा हूँ। कौन जा रहा है? मैं, सब्जेक्ट। कहाँ जा रहा हूँ? यानी क्या जा रहा हूँ? नो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या कहा था? आने जाने वाले फिक्रों में कभी भी मेन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं कि इसके अंदर कभी मेन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट, आई। वर्ब क्या आया? एम गोइंग, जा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस। एम गोइंग, एम इसका हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इसका वर्ब। कहाँ जा रहा हूँ? अब चूंकि इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट हम एक्सटेंशन पे आगे, प्लेस पे। कहाँ जा रहा हूँ? टू लाहौर। ठीक है, कब जा रहा हूँ? टुमारो। तो देखो इसमें कितनी चीज़ें आई? सब्जेक्ट एक, हेल्पिंग वर्ब एक और साथ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई नहीं आया, फिर प्लेस आई और उसके बाद टाइम आया। ठीक, एक और मिसाल ले लेते हैं। आई विल मीट हिम नेक्स्ट संडे। मैं अगली इतवार को उसको मिलूंगा। अब फ्यूचर का फिक्र आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई विल मीट हिम, मैं उसको मिलूंगा। कब मिलूंगा? अगली इतवार को। ठीक है ना। अब देखो इस फिक्रे में देखें, वर्ब क्या है? मिलूंगा। कौन मिलेगा? मैं मिलूंगा, सब्जेक्ट आई। वर्ब क्या आया? मिलूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल मीट। ये विल अब क्या आया? हेल्पिंग वर्ब, और मीट क्या आया? मेन वर्ब। आई विल मीट, अब किसे मिलूंगा? उसे, ऑब्जेक्ट। क्या, किससे? किसे मिलूंगा? उसे मिलूंगा। आई विल मीट हिम। हिम क्या आ गया? मेन ऑब्जेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट संडे, एक्सटेंशन। तो नेक्स्ट संडे क्या आ गया? टाइम। सो ऐसे होते हैं फिक्रे। और ये भी याद रखें, कई दफ़ा एक फिक्रा होता है, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, बल्कि दोनों ही मेन होते हैं। यानी क्या भी होता है, किससे भी होता है।
और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज़ें काम आएंगी टेंसेस में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं वैसे मिसाल के लिए दे रहा हूँ। मसलन देखो, आई राइट अ लेटर टू तारिक। आई राइट अ लेटर टू तारिक, वर्ब क्या है? लिखता हूँ। मैं तारिक को हाथ लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? कौन लिखता है? मैं, सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट। क्या लिखता हूँ? खत, ऑब्जेक्ट। किसे लिखता हूँ? तारिक को। ये भी तो ऑब्जेक्ट है। अब दो मेन ऑब्जेक्ट आ गए। जब, याद रखो बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, दो मेन ऑब्जेक्ट हों, दोनों डायरेक्ट हो सकते हैं या दोनों में से एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट हो सकता है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं, जब हम टेंसेस में जाके देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करो एक फ़िक्रे में दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब देखो, मिसाल के तौर पे मैं क्रिकेट और हॉकी खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। अब वर्ब क्या है? खेलता हूँ। कौन खेलता है? मैं। क्या खेलता हूँ? क्रिकेट एंड हॉकी। अब दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका वर्ब से डायरेक्ट ताल्लुक हो, और खेलने का ताल्लुक क्या? क्रिकेट से भी और हॉकी से भी। अब ये दोनों इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हैं, दोनों मेन ऑब्जेक्ट भी हैं। लेकिन आई राइट अ लेटर टू हिम, इसमें, या टू तारिक, फर्ज करें आई राइट अ लेटर टू तारिक, इसमें आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट और तारिक भी ऑब्जेक्ट, दोनों मेन ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन क्या लिखता हूँ? खत किसे लिखता हूँ? तारिक को, दोनों मेन ऑब्जेक्ट। लेकिन एक डायरेक्ट है, क्योंकि लिखने का ताल्लुक डायरेक्ट किससे है? ध्यान सुने, किससे है? खत से। अब अगर इसको पैसिव करेंगे तो हम खत को इधर लाएंगे, तारिक को नहीं छेड़ेंगे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये बात बच्चों एक्टिव फिक्रा जैसे मैंने बता दी कि इसमें कभी कभी दो मेन ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, दोनों में से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। ये टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको इसकी तफसील से इसके बारे में बताऊंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आता है। क्योंकि जब पैसिव करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। मसलन देखो ना, यही फिक्रा है, आई राइट अ लेटर टू तारिक। तो पैसिव जब मैं करूंगा तो मैं तारिक को ही नहीं शुरू में लाऊंगा, मैं सिर्फ लेटर को लाऊंगा। अ लेटर इज रिटन बाय मी टू तारिक। तारिक वहीं रहा, तारिक वहीं रहा। ये क्यों रहा ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दी। तो ये थे बच्चों एक्टिव सेंटेंसेस। ठीक, तो एक्टिव सेंटेंसेस की हमने चार चीज़ें देख ली। पहली चीज़ कि डेफिनेशन क्या है? ऐसे फिक्रे जिसमें बात सब्जेक्ट की हो रही होती है और वो कुछ कर रहा होता है। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इनमें किसी एक्शन का होना दिखाया जा रहा होता है। किसके ज़रिए? सब्जेक्ट के ज़रिए। फार्मूला क्या होता है? पहले हमेशा सब्जेक्ट आना चाहिए जो काम कर रहा है, फिर वर्ब आना चाहिए, चाहे केला आए या हेल्पिंग वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आए और फिर एक्सटेंशन आए। और मिसालें आपके सामने मैंने बोल दी। तीसरे नंबर पे आते हैं पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है? ऐसे फिक्रे जिसमें नुमायां बात ऑब्जेक्ट की हो रही हो और वो खुद कुछ ना कर, ऑब्जेक्ट है ही वो जो कुछ नहीं करता, कुछ ना कर रहा हो, बल्कि उस पर कुछ किया जा रहा, उस पर कुछ किया जा रहा, वो खुद कुछ नहीं कर रहा। गाड़ी मरम्मत हो रही है, किसकी बात हो रही है? गाड़ी की। खुद हो रही है मरम्मत? नहीं, कोई कर रहा है, फिक्रे में नहीं है, पैसिव का फिक्रा। बजट पेश हो रहा है, खुद हो रहा है, कोई कर रहा है, पैसिव का फिक्रा। तो पैसिव का फिक्रा वो होता है जिसमें नुमायां बात ऑब्जेक्ट की और होना ज़रूरी है और वो कुछ नहीं कर रहा होता, उस पर कुछ किया जा रहा होता है। सो अ सेंटेंस इन विच वी टॉक अबाउट एन ऑब्जेक्ट ऑन हुम या विच, जानदार होगा तो हुम, बेजान होगा तो विच, समथिंग इज डन, जिस पर कुछ किया जा रहा है। इसका मतलब वो खुद कुछ नहीं कर रहा बल्कि उस पर कुछ किया जा रहा होता है। ठीक, मसलन मिसाल के तौर पे क्यों यूज़ होता है? इसमें जनरली ये दिखाया जाता है कि एक्शन जो है वो कर नहीं को रहा बल्कि किसी पर किया जा रहा है। एक्शन इज बीइंग डन ऑन समवन, यानी समवन इज नॉट डूइंग समथिंग, समथिंग इज बीइंग डन ऑन समवन। ठीक, फार्मूला, अब चूंकि इसमें नुमायां बात ऑब्जेक्ट की होती है तो पहले क्या आएगा? पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमेशा 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 एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, टेंस में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक आएगा ज़रूर।
क्योंकि पैसिव का फ़िक्रा बग़ैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकता। और उसके बाद हमेशा दुनिया का कोई पैसिव का फ़िक्रा हो, दुनिया का कोई बच्चों पैसिव का फ़िक्रा हो, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक। और उसके बाद फिर आ गया सब्जेक्ट, यानी इसका मतलब सब्जेक्ट इसके में एंड में आना है, और उसके बाद एक्सटेंशन। अपने एक्सटेंशन की जगह वही है, ये टेंसेस में मैंने कहा ना डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो सब पहचान पढ़ रहे हैं। तो फिर सुन ले फार्मूला, पहले आएगा ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक जो भी टेंस होगा, उसके बाद वर्ब की हमेशा, अब चाहे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और चाहे टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, कोई और फॉर्म नहीं होगी, पैसिव। ठीक है। और उसके बाद आ गई सब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन। मिसाल देखें, असलम इज पनिश्ड बाय द टीचर, असलम इज पनिश्ड बाय द टीचर, असलम को टीचर से सज़ा मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। अब देखो वर्ब है, सज़ा मिलती है, किसे सज़ा मिलती है, बात किसकी हो रही है, असलम, असलम को सज़ा मिलती है। क्या वो खुद दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई दे रहा है, इसका मतलब खुद कुछ नहीं कर रहा, उस पर कुछ किया जा रहा है, पैसिव का फिक्र हो गया, तो ये पैसिव हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। ऑब्जेक्ट असलम इज पनिश्ड, अब देखो अकेला पनिश्ड नहीं आया, इज और पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज इसलिए लगा के प्रेजेंट का फिक्रा था। असलम इज पनिश्ड बाय द टीचर, सजा कौन दे रहा है, टीचर, टीचर बाद में आ गया, टीचर बाद में आ गया। ठीक। उसके बाद बजट इज प्रेजेंटेड इन द असेंबली एवरी ईयर, अब देखो अब किसकी बात हो रही है, बजट इज प्रेजेंटेड, बजट खुद पेश होता है, आपको हर साल बजट पेश होता है, महंगाई होती है, चीज़ों की कीमत या कम होती है, ये बढ़ती है, ज़्यादातर बढ़ती है, तो बजट इज प्रेजेंटेड इन द असेंबली एवरी ईयर। अब देखो बजट ऑब्जेक्ट, वो खुद नहीं करता, उस पर कुछ होता है, बेजान चीज़ है। इज क्या आया फिर, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब नहीं कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड। ठीक है। कहाँ पेश होता है, आप देखो इसमें सब्जेक्ट को नहीं, कौन पेश करता है, नेचुरली असेंबली के मेंबर्स करते हैं, फिक्रे में है नहीं है, कहाँ पेश होता है, इन दी असेंबली। कब पेश होता है, हर साल, एवरी ईयर। सो देखो इसमें पी आया, प्लेस आई और टाइम आया, एक्सटेंशन दो आए। और एक्सटेंशंस का याद रखें, अभी मैं आगे बताऊंगा भी, एक्टिव या पैसिव के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, कतई तौर पर किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है एक्टिव या पैसिव का। ठीक। तो ये थे बच्चों 3 किस्म के फॉर्मेटिव सेंटेंसेस, एक सिंपल फिक्रे, एक्टिव पे फिक्रे और पैसिव फिक्रे। और याद रखो, फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, अरबों खरबों फिक्रे जो इंग्लिश में लिखे जाते हैं वो यही 3 होते हैं, या ये इंडिविजुअली आते हैं, अगर छोटे छोटे फिक्रे होंगे इंडिविजुअली आएंगे, या ये मिक्स होके आएंगे। यही हमारा अगला पॉइंट है कि हाउ टू यूज़ देम टुगेदर, इनको इकट्ठा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक ही फिक्रे में सब्जेक्ट भी, एक्टिव भी यूज़ करें, पैसिव भी यूज़ करें, आप एक ही फिक्रे में सिंपल भी यूज़ करें और जो है वो एक्टिव भी यूज़ करें, सिंपल भी यूज़ करें, पैसिव भी यूज़ करें, बेशुमार। ये मैंने कहा ना, ये चीज़ें वो हैं बच्चों जो हमने टेंसेस में विद एक्सरसाइजेज विद डिटेल पढ़नी है। अभी तो हम इब्तदाई चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमारे अपनी बेस ठीक कर रहे हैं। ठीक। तो मिसालें मैंने दे के आपको समझाता हूँ कि किस तरह हम इनको ले सकते हैं। तो पहली मिसाल देखें कि मेरे पास, हाँ इसमें जो चीज़ एक आपको मैंने पहले कहा कि दुनिया का कोई, चलो वो मैं आगे बताता हूँ, कि मेरे पास एक गाड़ी है जो मैंने लाहौर से ख़रीदी, कि मेरे पास एक गाड़ी है जो मैंने लाहौर से ख़रीदी। अभी 2 हिस्से हो गए फ़िक्रे के, मेरे पास एक गाड़ी है, अब सिंपल का फिक्र, इसमें कोई अमल नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, पोजेशन, जो मैंने लाहौर से ख़रीदी, अमल एक्टिव। तो आधा फिक्रा क्या हुआ, सिंपल, आधा फिक्रा हुआ एक्टिव। टेंसेस में हम यही प्रैक्टिस करेंगे। देखो टेंस आपको बार बार कहा, सिर्फ एक एलिमेंट के इस्तेमाल का नाम है और वो है वर्ब, सिर्फ और सिर्फ
वर्ब के इस्तेमाल का नाम है टेंस। इसके अलावा और किसी चीज़ का नाम टेंस नहीं है। ठीक, मेरे पास एक गाड़ी है जो मैंने लाहौर से खरीदी। आई हैव अ कार, अब ये सिंपल का फिक्र हो गया। विच आई बॉट फ्रॉम लाहौर, जो मैंने लाहौर से खरीदी। अब देखो, विच आई बॉट फ्रॉम लाहौर ये एक्टिव है, मैंने खरीदी, खरीदने वाला मौजूद है, सब्जेक्ट, तो विच आई बॉट फ्रॉम लाहौर। ठीक, तो ये आधा फिक्रा क्या हो गया, सिंपल, आधा फिक्रा हो गया एक्टिव। इसी तरह अनवर एक उस्ताद है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। अब देखो, अनवर एक उस्ताद है, टीचर, सिंपल, पहचान बताई जा रही है उसकी कि वो एक उस्ताद है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। अमल, अमल के अनवर एक उस्ताद है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। अनवर इज़ अ टीचर हु टीचेस वेरी वेल। अब देखो, अनवर एक उस्ताद है, अनवर इज़ अ टीचर, सिंपल, जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। कौन अच्छा पढ़ाता है, जो, यानी अनवर, हु टीचेस वेरी वेल, एक्टिव। ठीक, अब वो सबॉर्डिनेट है, ये इंडिपेंडेंट है, वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है ना, ये अलग चीज़ है। अभी हम देख रहे हैं क्या ये एक्टिव पैसिव आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक, ये वो लड़का है जिसे कल सज़ा मिली थी। फिर देखिए सिंपल का फिक्रा, ये वो लड़का है, वो लड़का है, काम नहीं कोई भी, पहचान बताई जा रही है। ये वो लड़का है जिसे कल सज़ा मिली थी। सज़ा इसने खुद दी थी, किसी ने दी थी, किसी ने दी थी, तो पैसिव का फिक्रा हो गया। इसका मतलब जिसकी बात हो रही है वो खुद काम नहीं कर रहा, उस पर काम किया जा रहा है। तो ये वो लड़का है जिसे कल सज़ा मिली थी। ही इज़ द बॉय हु वॉज पनिश्ड येस्टरडे। ही इज़ द बॉय, सिंपल, हु वॉज पनिश्ड येस्टरडे, पैसिव। ठीक, और एक और मिसाल, थोड़ी और लंबी मिसाल, अभी बेशुमार मिसालें अगर मैं लिखने पे आऊँ बेटा तो मिसाल नहीं मिसालें हैं, मिसाल नहीं मिसालें हैं। ठीक, ये मेरा घर है जो मैंने पिछले साल ख़रीदा पर अब वो रंग हो रहा है। अब घर की देखो तीन बातें की हैं मैंने। ये मेरा घर है, एक, जो मैंने पिछले साल ख़रीदा, दो, पर अब रंग हो रहा है, तीन। अब तीनों चीज़ों को देखो। नंबर एक, ये मेरा घर है, सिर्फ पहचान, मलकियत, ये मेरा घर है, मालिक हूँ मैं इसका। ठीक है, या पहचान मेरे घर की कि दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। जो मैंने पिछले साल ख़रीदा मैंने, सब्जेक्ट, ख़रीदने वाला, जो मैंने ख़रीदा, विच आई बॉट लास्ट ईयर, पिछले साल ख़रीदा। ठीक है, पर अब वो रंग हो रहा है। अब रंग खुद हो रहा है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। इसका मतलब जिसकी बात हो रही है वो खुद कुछ नहीं कर रहा, घर की बात हो रही है, जो घर का प्रोनाउन है, तो वो खुद कुछ नहीं कर रहा, उस पर काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है, उस पर रंग हो रहा है। तो हम कहेंगे विच, सॉरी, लेकिन पर वो अब रंग हो रहा है, बट इट इज़ बीइंग पेंटेड नाउ। देखो ना, हो रहा है, पैसिव, इट इज़ बीइंग पेंटेड नाउ। ठीक, तो ये हो गया इसका पैसिव। तो कितने फिक्रे हो गए, चार फिक्रों की मैंने मिसाल दी। चारों फिक्रों में एक्टिव और पैसिव का भी मिलाप आपने देख लिया, सिंपल और एक्टिव का भी मिसाल देख लिया, और वो भी मिसाल देख ली जिसमें सिंपल भी आ गया, एक्टिव भी आ गया, पैसिव भी आ गया। अब ऐसी हम हज़ार मिसालें हम कर सकते हैं। जब मैं टेंस पढ़ाऊँगा तो तब मैं आपको इसकी डिटेल से विद एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस भी कराया करूँगा। अभी सिर्फ पहचान है, अभी आपका सिर्फ काम है कि इन चीज़ों की पहचान को याद रखना। ठीक, उसके बाद आज की आखिरी चीज़, लेकिन बहुत अहम चीज़, कि एक जनरल फार्मूला मैं आपको, मैथमेटिकल फार्मूला, टोटका देने लगा हूँ। ये फिर डिटेल कब आएगी, टेंसेस में आएगी। ये चीज़ों का ताल्लुक इन लेक्चर से नहीं है, क्योंकि हम बात स्ट्रक्चर की करें इसलिए मैं स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूँ, वरना ये टेंसेस की बातें हैं। टेंसेस में हम पढ़ेंगे कि अगर एक एक्टिव फिक्र है उसको पैसिव कैसे करते हैं। आमतौर पे बच्चों को इतनी बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता कि एक्टिव को पैसिव कैसे करते हैं, पैसिव को एक्टिव कैसे। वो हर फिक्रे की किस्म के मुताबिक अलग रट रहे होते हैं। नो, एक ही फार्मूला दुनिया का हर जगह पे अप्लाई होगा। आज वो फार्मूला आपको बताऊंगा, बहुत अहम चीज़ है, अहम तरीन चीज़ है। लेकिन इसको, फार्मूले को समझने के लिए एक बात याद रख लो, दुनिया के एक्टिव फिक्रे के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं। करोड़हा फिक्रे ऐसे होंगे जिसमें सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एक्टिव होगा।
दुनिया के हर पैसिव फिक्रे के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट ना हो कोई बात नहीं। तारिक इज पनिश्ड अभी बोला है, कौन पनिश कर रहा है ना लिखें, ठीक है। सो एक्टिव में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, पैसिव में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमने इनको कोई केस इनको कन्वर्ट करें, एक्टिव वॉइस को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, तो इन दोनों का होना लाजमी। अक्सर स्टूडेंट जो अभी मुझे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, सर मैं तारिक स्कूल जाता है, क्या इसका पैसिव हो सकता है? मैंने कहा बेटा नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा इसमें सर इसमें ऑब्जेक्ट तो है। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो आपकी गलतफहमी है, इसलिए तो पिछला लेक्चर दिया था कि ये एक्सटेंशन है, इसलिए टोटके भी बताए थे। अब देखो ना, तारिक स्कूल जाता है, वर्ब जाता है, कौन जाता है? तारिक। कहाँ जाता है? स्कूल। अब कहाँ प्लेस है? ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कोई इसका क्या पैसिव करो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक दिन एक लड़का कहता जी मेरे टीचर ने कहा कि ये फिक्र है, इसका पैसिव हो सकता है। मैंने कहा क्या फिक्र है? जी परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इसका पैसिव होने का बेटा नहीं हो सकता। कहते हैं सर क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई नहीं, पैसिव कैसे करें? पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी। सो बच्चों याद रखो, याद रखो, याद रखो, अकेले एक्टिव के लिए सब्जेक्ट काफ़ी है, अकेले पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट काफ़ी है, लेकिन इनको आपस में शिफ्ट करने के लिए दोनों का होना लाजम है। अब देखो ना, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इसका पैसिव हो सकता है? नहीं हो सकता। जो कहता है हो सकता है, झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है, आपके चीट करता है, आपको तंग करने के लिए करता है, नहीं हो सकता। उसको करके दिखा, ठीक। लेकिन अब अगर एक ऐसा फिक्रा आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक फिक्रा, उसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर दोनों डायरेक्ट हैं, फर्ज करें पैसिव से ही मैं कहता हूँ आई प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, अगर इसका पैसिव करना हो तो मैं क्रिकेट एंड हॉकी दोनों को शुरू में ले आऊँगा, क्योंकि दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन मैं कहूँ आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, तो इधर लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू माई फ्रेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं लेटर को शुरू में लाऊंगा, फ्रेंड को नहीं लाऊंगा। ये मैं चीज़ें आगे मैंने कहा ना, ये चूँकि इनका ताल्लुक टेंसेस से है बच्चों, इसलिए मैंने वहाँ पढ़ानी है आपको, यहाँ सिर्फ उनकी बेस बतानी है आपको। अब ये है कि अगर एक एक्टिव फिक्रे को पैसिव करना पड़ जाए तो उसके लिए क्या रूल है? सिर्फ 3 रूल है, तीनों फिंगर टिप्स पे कर। टेंस नहीं पढ़ रहे अभी हम, सिर्फ रूल याद रखो, टेंस में अप्लाई करेंगे। 3 रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ये और ऑब्जेक्ट ये इस तरह हो जाएगा, सब्जेक्ट उधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है ना, फिक्र एक्टिव का है, पैसिव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ने शुरू में आना है तो ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो शुरू क्या आएगा? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, शुरू में किसको लाऊं? स्कूल को लाऊं, यानी मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल मुझसे जाया जाता है, ठीक है ना। उर्दू में तो बन गया, इंग्लिश में क्या होगा? स्कूल इज गॉन बाय मी, तो गलत फिक्रा हो गया। स्कूल उर्दू और ज़बान है, इंग्लिश और ज़बान, इनको कभी आपस में कंफ्यूज मत करो, कभी खिचड़ी मत बनाओ, ठीक। अच्छा सो रूल क्या है? पहला कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो टेंस पे अप्लाई होगा, फिक्रे के अंदर, एक्टिव के फिक्रे में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब 4 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। V1 यानी वर्ब की पहली फॉर्म, V2 यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म, V3 यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, और VING यानी वर्ब की ING फॉर्म। और ING फॉर्म आपको पता है सिर्फ हम कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। V1, अब अगर फर्ज करें V1 है, वर्ब जो भी होगा एक्टिव के फिक्रे में, जो भी वर्ब होगा वो पैसिव के हेल्पिंग वर्ब में तब्दील हो जाएगा, लेकिन उसी फॉर्म में, मसलन ये टेंस में मैंने कहा ना डिटेल से बताऊंगा, मैं अभी सिर्फ बेस चीज़ बता रहा हूँ। फर्ज करो V1 है, वर्ब की पहली फॉर्म, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वो मैं टेबल आपको बता के दूंगा आपको, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज एम आर। वर्ब की दूसरी फॉर्म है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वॉज वर। वर्ब की तीसरी फॉर्म है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? बिन, ठीक। और वर्ब की ING फॉर्म है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? बीइंग। क्या हेल्पिंग वर्ब होगा? बीइंग, BEING। तो ये उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन इनका टेबल दूंगा आपको जब ये चीज़ें बच्चों जो कि टेंसेस की हैं, टेंसेस में पढ़े। तो ये दूसरी तब्दीली। तीसरी तब्दीली वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करो एक फ़िक्रा ऐसा हो, जो बहुत होते हैं, यानी इंडेफिनेट के अलावा सारे ही होते हैं,
जिनमें एक्टिव में ही हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो उसको तो हम छेड़ते नहीं हैं, और साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगी हो जो कि कॉन्टिन्यूस में अक्सर होता है, तो उस वर्ब की पहली फॉर्म को हम बी में तब्दील करेंगे। अब अगर वो V1 है तो वो बी बन जाएगा। मसलन आई विल प्ले क्रिकेट, विल लगा हुआ ना पहले से। अब इसको नहीं छेड़ना, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो वैसे ही आ जाएगा। वर्ब हमने चेंज वर्ब को करना है। रूल क्या है वर्ब का? वर्ब ऑफ द एक्टिव चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब ऑफ द पैसिव। तो अगर हेल्पिंग वर्ब एक पहले का लगा हुआ है उसको वैसे ले आएंगे। जैसे ना आई विल प्ले क्रिकेट, पैसिव करना है, क्रिकेट को पहले ले आए, क्रिकेट विल वैसे ही रहेगा, और जो वर्ब की पहली फॉर्म है उसकी जगह पहली फॉर्म। अब अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा हो तो फिर V1 की जगह हम इज़-एम-आर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बी इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? बी। तो क्या बन जाएगा? आई विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, क्योंकि सब्जेक्ट एंड में चला गया तो हमने कहा क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। ठीक, तो इसमें अब देखो हमने क्या किया है, आई विल था, विल को वैसे रहने दिया। ठीक है, चेंज, प्रोनाउन भी चेंज हुआ, आई उधर जाके मी बन गया। ये अब आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे कैसे बनता है, लेकिन पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ 3 रूल्स याद रख लें, फिर सुने। पहला रूल, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। दूसरा रूल, जो वर्ब है मेन वर्ब एक्टिव का वो हेल्पिंग वर्ब में तब्दील हो जाएगा। ठीक, उसका टेबल पूरा दूंगा आपको। और तीसरा रूल कि उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दुनिया का कोई भी फिक्रा हो उसके पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि जो वर्ब ओरिजिनल था उसको तो आपने हेल्पिंग वर्ब में बदल दिया। अब ओरिजिनल V1 था, उसको यहाँ आपने इज़-एम-आर बना दिया, यहाँ बी बना दिया। अगर V2 था आपने वॉज वर्ब बना दिया, अगर V3 था आपने बिन बना दिया, अगर VING था आपने बीइंग बना दिया। तो वर्ब को तो आपने बदल दिया, तो उसके साथ आपने लगानी है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फार्मूला क्या बना बच्चों? फार्मूला इसका बना, फ़र्ज़ करें कि एक्टिव का फिक्र है, मैं एक फार्मूला बोलने लगा हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1, नोट करें V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 किस में आता है आपको सबको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये मैंने एक एक्टिव का फिक्रा फार्मूला बोला है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको कहता हूँ इसका पैसिव करें, आप ऑब्जेक्ट को उठाए शुरू में ले आए, सब्जेक्ट को उठाएं एंड पे ले जाएं। ठीक, वो अपनी अपनी जगह पे चले गए, मैथ की तरह करें ना, उसको उठाएं उधर ले जाएं, उसको उठाएं उधर ले आएं। ठीक, इसके बाद जो V1 है यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, V1 की जगह अब वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आया? अकेला चूंकि वर्ब बी नहीं आएगा, इज़-एम-आर, और साथ क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। सो वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब उसी फॉर्म में, लेकिन अब उसी फॉर्म में दो फॉर्म, V1 की 2 शक्लें हैं, या इज़-एम-आर है या बी है। बी तब है अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हो एक्टिव में, फिर बी लगेगा। अगर नहीं लगा हुआ तो इज़-एम-आर। वी अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो इसलिए हम इज़-एम-आर लगा देंगे। ठीक है, सो प्लस V3 वर्ब की हमेशा ये पास से लगाई जाएगी, ये पहले नहीं होगी, पास से लगाई जाएगी, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगी। मिसाल उसकी देख लें, तारिक राइट्स ए लेटर, तारिक राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा। तारिक इसमें क्या है? सब्जेक्ट। तारिक क्या है? सब्जेक्ट। राइट क्या है? वर्ब। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, कि तारिक खत लिखता है, क्या लिखता है? कौन लिखता है? तारिक। क्या लिखता है? खत। अब मैं इसको पैसिव करना है, मैथ की तरह मैसिव करना है, मैथ की तरह। तारिक को उठा के एंड पे ले जाएं, लेटर को उठा के शुरू में ले आए। लेटर शुरू में आ गया, अब क्या फिक्रा बन गया? अ लेटर, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया। उसके बाद वर्ब था राइट्स, V1, अब इसको हेल्पिंग वर्ब में बदलना है। वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब, वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब बट सेम फॉर्म। वो V1 थी, उसकी जगह आ गया इज़-एम-आर। तो अ लेटर इज़-एम-आर में से क्या लगेगा? इज़। उसके बाद लगनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहाँ से आनी है? पास से लगानी है। ये हमेशा पास से लगानी होती है क्योंकि ऊपर नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे? अ लेटर इज़ रिटन। अब कौन लिख रहा है?
तारिक, तारिक एंड पे चला गया। सिर्फ ये याद रखना है जब सब्जेक्ट एंड पे चला जाए और मौजूद रहे तो हम उसके साथ बाय लगा दें, और काम भी करने वाला हो तो हम बाय लगाते हैं। तो हम कहेंगे तारिक राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय तारिक। ठीक, एक और मैं मिसाल देता हूँ। मसलन सब्जेक्ट एक्टिव का फिर फार्मूला बोलता हूँ, प्लस वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया मैंने, प्लस VING, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING भी लगा दी। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कौन सा फिक्रा बना, सोचें, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, वर्ब भी आ गया, प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका पैसिव करना हो तो सब्जेक्ट की जगह क्या आया, ऑब्जेक्ट, उसके बाद था वॉज वर, और मैंने क्या कहा, अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हमने नहीं छेड़ना, वैसे ही वापस लिख देना है। तो वॉज वर, फिर दोबारा वॉज वर ही रहा। VING, इसको हमने बदलना है हेल्पिंग वर्ब में। तो VING का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीइंग। फिर सुन लें, V1 का हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर या बी, ये मैं टेबल आपको दूंगा टेंसेस में। सेकंड V2 का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर। V3 का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिन। और VING का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीइंग। देखो ना, VING का मतलब होता है V1 प्लस ING, और V1 की जगह आना है B प्लस ING, बीइंग। तो बीइंग आ गया। ठीक है, अब बन गया सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, वॉज वर उसी तरह आ गया। ठीक है, VING की जगह क्या आ गया, बीइंग। तो इसका मतलब है एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ था, एक और लग गया। इससे क्या साबित हुआ, फिर सुन ले ध्यान से, अगर एक्टिव के फिक्रे में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो पैसे में एक आ जाएगा। अगर एक्टिव में एक होगा पैसे में दो हो जाएंगे, अगर एक्टिव में दो होंगे पैसे में तीन हो जाएंगे। ये फिर टेंसेस में आपको पढ़ाऊंगा। बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कहाँ से आनी है, पास से लगानी, हमेशा थर्ड 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 एंड थर्ड, और उसके बाद आ गया सब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन। मिसाल इसकी, एक मिसाल भी इसकी देख लेते हैं। मिसाल है, अनवर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अनवर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अनवर सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब ING फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अब पैसिव करना है, फिर चेंज करें, अनवर को उधर ले जाएं, क्रिकेट को इधर ले जाएं, क्रिकेट, अब फिर वॉज, अनवर वॉज तो क्रिकेट भी, वॉज को नहीं हमने छेड़ना। उसके बाद प्लेइंग ING था, इसको हमने बीइंग में तब्दील कर दिया। तो अनवर क्रिकेट वॉज बीइंग, और उसके बाद वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म पास से। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, या प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय अनवर, अनवर के साथ बाय लगा दी। ठीक, सो बच्चों ये तो एक टोटका था, शॉर्ट रूल था। डिटेल इसकी हम पढ़ेंगे जाके, उसमें टेंसेस भी, ये सब चीज़ें टेंसेस की हैं, डिटेल वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इब्तिदा है, ठीक है, सिर्फ एक फार्मूला, इसी का उल्ट कर लें। अगर आपको पैसिव का फिक्र है, इसको एक्टिव करना हो, फिर वही तीन तब्दीलियाँ आएंगी। पहली, अब पैसिव है तो पहले ऑब्जेक्ट लगा होगा, तो हम फिर इंटरचेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के एंड पे ले जाएंगे, सब्जेक्ट को एंड से उठा के शुरू में ले आएंगे, उल्टा कर दिया, इंटरचेंज हो गए। ठीक है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम अपनी तरफ से लगाते हैं, अपनी तरफ से लगाते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, एबॉलिश्ड, नो वर्ब थर्ड फॉर्म ख़त्म हो गई। अब जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब अगर एक है, दो है, तीन है, जो V3 से पहले लगा हुआ, अगर V3 से पहले एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हमने वर्ब में तब्दील कर देना। दो हैं तो जो V3 से बिल्कुल पहले है, अगर दो हैं पिछले वाले को छोड़ देना, वॉज बीइंग, तो वॉज को नहीं हमने छेड़ना, बीइंग को छेड़ना है। उसको बीइंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ING, उसको फिर वर्ब में तब्दील कर दें उसी फॉर्म में। तो बीइंग V1 प्लस ING है, तो ऊपर हम क्या लिख देंगे, V1 प्लस ING, उल्टा, यानी जितने रूल्स पढ़े हैं इनको उल्टा कर दें तो ये पैसिव का एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसकी मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, इसकी मैंने मशकें भी आपको देनी है, इसकी आपको मैंने टेंसेस में इसकी बहुत प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। बड़े बड़े अच्छे बच्चे कमेंट्स दे रहे हैं, सजेशंस भी दे रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे ने ये सजेशन दी है कि सर आप छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं। बेटा एक बात ज़हन में रखें, सारे पढ़ाई के छोटे क्लिप्स नहीं बनते। देखो आज मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ एक्टिव पैसिव सिंपल। अब एक्टिव पैसिव सिंपल को तो बेटा मैंने मुकम्मल करना है ना, उसको हर अंदाज में तो बयान करना है। अब उसके ऊपर घंटा लग जाए, उसके ऊपर पौना घंटा लगे, आधा लगे,
अब मैं इसके छोटे छोटे क्लिप बनाऊं तो मेरी अपनी सोच है कि वो गलत होगा, तो ये इस तरह। अच्छा जी, सो पहली तब्दीली क्या आई कि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। दूसरी तब्दीली क्या आई कि वर्ब ख़त्म, V3 ख़त्म, क्योंकि वो हमने पास से लगाया था, ख़त्म हो गया। अब उससे पहले वर्ब से पहले V3 से पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, अगर अकेला लगा हुआ है ही वॉज पनिश्ड, अकेला वॉज लगा हुआ है, केडी फॉर्म में सेकंड, तो हम V2 उसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें। अगर ING बीइंग लगा हुआ है, ING है, तो वही उल्टा टेबल जो आपको बताया, जो मैं टेंस में पढ़ाऊंगा वो उल्टा कर देना टेबल, ठीक है। और जो है क्या नाम है, ये 3 तब्दीली फिर सुन ले। 3 तब्दीलियाँ, नंबर 1 सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। दूसरी तब्दीली वर्ब ख़त्म। तीसरी तब्दीली जो वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब था, ये मैं बार बार पहले क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। टेंस में पढ़ेंगे ना, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो हम सिर्फ जो फॉरन वर्ब से पहले है, बाकी को तो हमने छेड़ना ही नहीं, इसको हमने वर्ब में तब्दील कर देना है, बाकी वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। अब मिसाल उसकी देखें कि फार्मूले की शक्ल में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर सेकंड फॉर्म प्लस V3 प्लस, अब वॉज वर, अभी कौन सा फिक्र है, ही वॉज पनिश्ड, तारिक वॉज पनिश्ड, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, ठीक। अब इसका पैसिव हमने करना है, एक्टिव करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह ले गए, तो पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। अब वॉज वर अकेला था, इसके बाद फौरन V3 थी, V3 को हमने ख़त्म कर दिया, V3 ख़त्म। अब उससे पहले क्या है, वॉज वर कौन सी फॉर्म है, सेकंड, हम लिख देंगे V2 सेकंड फॉर्म में। सो देखो एक्टिव में वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब चेंजेस इनटू वर्ब, ठीक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सो देखो अगर एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पैसिव में एक आ जाएगा, और अगर पैसिव में हेल्पिंग वर्ब एक है तो वो खत्म हो जाएगा, वो दोबारा वर्ब बन जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे तारिक वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, तारिक ऑब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द टीचर सब्जेक्ट। अब उसको उठा के शुरू में ले लो, द टीचर पनिश्ड तारिक। सो देखो द टीचर पनिश्ड तारिक। अब क्या हुआ कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया द टीचर, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया द टीचर। वॉज पनिश्ड, पनिश्ड में बदल गया, पनिश्ड सेकंड फॉर्म है, पनिश की फर्स्ट फॉर्म पनिश होती है, सेकंड फॉर्म पनिश्ड, थर्ड भी पनिश्ड, ING फॉर्म पनिशिंग, ठीक है। सो वॉज हमने गायब कर दिया, गायब नहीं किया, वॉज को हमने V2 में बदल दिया, और जो V3 थी वो ख़त्म कर दिया, V3 ख़त्म कर दी। इसकी मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी कराऊंगा कि आपको ये हिफज हो जाएंगी चीज़ें, टेंसेस में जाके कराऊंगा, ठीक है। सो ये थी बच्चों आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं, फिर सुन लें। नंबर 1 हमने डिस्कस किया है कि सिंपल फ़िक्रा क्या होता है, एक्टिव फ़िक्रा क्या होता है, पैसिव फ़िक्रा क्या होता है, ठीक है। इनकी शक्लें क्या होती हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे इस्तेमाल होते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि ये जो फ़िक्रे इस्तेमाल होते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल होते हैं या कंबाइंड भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बल्कि 3 चीज़ें आज हमने की। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि एक एक्टिव फ़िक्रे को पैसिव बनाना हो या पैसिव फ़िक्रे को एक्टिव बनाना हो तो जनरली क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो फार्मूले मैंने आपको बताए, ठीक। इससे हमारा स्ट्रक्चर के हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए। कहाँ से हम शुरू हुए थे, हम एंड पे आ गए। और अगला लेक्चर जो है इसका आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अगला लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ, मेन टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस। बार बार आपको बताई जा चुकी हैं, 5 मेन टाइप्स हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। 5 किस्में हैं। अगला लेक्चर इंशाल्लाह इन 5 किस्मों में होगा। तो इसके साथ स्ट्रक्चर का काम ख़त्म हो जाएगा, बेसिक ख़त्म होगा, इस्तेमाल तो भी टेंसेस में आएगा, और फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जिन बच्चों ने इन वीडियोस को अभी तक, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस देखो, एंड तक देखो, लाइक करो,
अपने कमेंट्स दो, मुझे बहुत खुशी होती है जब को मैं कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लिंक्स शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर अपने लिंक लगाओ, ताकि सब लोग, ये सदका जारिया है बच्चों, जितना इल्म ये लोगों तक फैलेगा। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती, मुझे व्हाट्सएप मेरा नंबर आ रहा है, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आप अपने लिंक में जहाँ वीडियो है उसके कमेंट्स में भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं। वो कमेंट फिर दूसरे लोग भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो। खुदा हाफिज़।